हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी डेली में। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको आपकी जेल भी NTPC CBT 2 और ग्रुप डी को टारगेट के लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो आपके लिए, जिसमें मैं पिछले साल 2021 के NTPC CBT 1 के पूरा पेपर करवाऊँगा, जिसमें आपके सबसे पहले तो आपके 40 महत्वपूर्ण GK GS के प्रश्न होंगे, जो कि ये क्वेश्चन वो होते हैं जो आगे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब ये स्ट्रेटेजी के सारे क्वेश्चन रहेंगे इसमें। करंट के भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके स्ट्रेटेजी के GK GS के क्वेश्चंस रहेंगे। ये जो भी आपका एग्जाम होगा, ग्रुप डी हो चाहे NTPC का या फिर SSC का, कोई भी एग्जाम्स हो, सब में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पूछे जाते हैं। अगर इनको एक बार आप अच्छे से तरीके से कर लें तो आप आगे चल के कभी गैस भी करेंगे तो भी आपका गैस सही निकलेगा। तो इसलिए मैं इस सीरीज आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसका सेट 1 मैं आज करा रहा हूँ। और ये आपका CN जी अब ऑफिशियल देख सकते हैं, CN01/2019 NTPC। ये आपका 28 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हुआ था, आप जानती हैं जैसा कि। और ये आपका पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम है, 31 जुलाई को आपके सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, लेकिन इसका रिजल्ट अभी तक फाइनल नहीं आया है। आंसर की आ चुकी है लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, जिससे कट ऑफ डिसाइड हो सके और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो आके CBT 2 एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप उससे पहले आप CBT 2 की अच्छी तैयारी करें। अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का भी भरा तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगा हर क्वेश्चन की। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए आई हैं, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना है, जैसे जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुँच जाए। तो बिना देर के शुरू करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों ऑफिशियल सेट पेपर है आपका 28 तारीख का, 28 दिसंबर का, शिफ्ट फर्स्ट का। इसको आप ढंग से करना। इसमें आप जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो ये आपके वो कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है, उसको छोड़ के हम चलते हैं सबसे पहले GK GS के क्वेश्चन पे। ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। दोस्तों, आप अगर नहीं जानते हो तो 7 सिस्टर आपके जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, सिक्किम को छोड़ के जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं जो आपके बांग्लादेश और चाइना और म्यांमार से लगे हैं, वो सारे राज्य आपके 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। इनकी संख्या आपकी 7 है, इसलिए 7 सिस्टर्स कहते हैं इनको। और इनके नाम है आपके असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ये आपके 7 राज्य हैं जो 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। और सिक्किम है इनका भाई। ये क्योंकि ये जोड़े हुए इन सारे राज्यों को भारत से जुड़े हुए, इसलिए इनको सिक्किम को इसका भाई बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा कि कौन सा सदस्य नहीं है, तो सिक्किम इसका सदस्य नहीं है क्योंकि सिक्किम इसका भाई है। ये बाकी ये 3 बहन है और बाकी 4 और बहन आपको बता दिए। और इससे इम्पोर्टेंट अभी क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से करने का पर्पज़ क्या रहेगा कि इससे आगे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप कर लेंगे। उसके लिए आपको कम से कम इसके 5 फैक्ट याद करें। इंपॉर्टेंट 5 फैक्ट कोई भी आप लिखें कम से कम, जिससे आप आगे भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे घुमा फिरा के पूछेगा चाहे इस राज्य से, तो आप कर लेंगे। जैसे कि हम बांग्लादेश से पूछ लें कि बांग्लादेश से सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो एक तो लगता है आपका असम, असम लगता है। फिर एक लगता है आपका मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा लगता है। एक तो ये हो गया आपका। उसके बाद एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है, तो वो आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा आपका बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है। और मेघालय में आपके दोस्तों जानते हैं गारो खासी जनती है, तीनों ये पहाड़ियाँ भी हैं और आपकी जनजाति भी है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें आपको मैंने इसलिए बता दी कि आगे आप कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो उस पर आप आराम से कर लेंगे। इसी प्रकार से हर क्वेश्चन में आपको डिटेल बताते जाऊँगा हर क्वेश्चन पे। अभी अगला क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। लक्स, मोल या फिर टेस्ला या फिर जूल। तो इसका राइट आंसर आपका मोल ही है। जो किसी पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको मापने के लिए आपका मोल का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर दोस्तों न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं। ग्रुप डी में आपके न्यूमेरिकल बहुत आएंगे, NTPC में तो नहीं आते, लेकिन आपका ग्रुप डी में न्यूमेरिकल बहुत आते हैं इस पर। लास्ट एग्जाम में भी बहुत आए थे, इस बार भी आने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे क्योंकि वहाँ पर साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो उसको आप न्यूमेरिकल भी इसमें आप देख लेना क्वेश्चंस में, पुराने क्वेश्चन लगाओगे वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। यहाँ पर आप ये भी आ सकते हैं कि चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या है। ये टेस्ला, टेस्ला चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है। और जूल, जूल आपका किस किस का मात्रक है, ऊर्जा का है और ऊष्मा का है। और लक्स आपका प्रदीपन का ऐसा एक मात्रक है। चार जब कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके चारों ऑप्शन पर सबसे पहले आप गौर करें, ऑप्शन से एलिमिनेट करें कि कौन सा नहीं है उसको पहले आप हटा दें। उसके बाद जो बची फिर उसमें आप अच्छे से डिटेल देखें उसकी, तब तब आप समझ जाएंगे कौन सा सही है। उसके बाद आपका
ये आपका 5वां क्वेश्चन, ये आपका कुडनकुलम नाविकीय विद्युत परियोजना पूछी है किस राज्य में, काफ़ी पूछी जाती है क्योंकि ये निर्माणाधीन है, मतलब निर्माण हो रहा है इसका, अभी चल रही है, ये कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ चालू हुई है, कुछ प्लांट इसके बाकी हैं। तो ये आपकी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में कुडनकुलम। और अब इस क्वेश्चन से संबंधित और भी आप फैक्ट याद कर लें कि केगा कहाँ पर है। दोस्तों कर्नाटक में आपका केगा, केगा कर्नाटक में है। ये ऑप्शन में आया है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, कर्नाटक में आपको केगा परमाणु विद्युत परियोजना है। उसके बाद है आपकी काकरापार, वो गुजरात में है। उसके बाद आपकी राजस्थान में कौन सी है, रावत भाटा, रावत भाटा राजस्थान में है। और तारापुर में कौन सी है आपकी, तारापुर महाराष्ट्र में है। सबसे पहली आपकी भारत की परमाणु विद्युत नाभिकीय परियोजना है, सबसे पहली भारत की। और अब इसमें आपको इम्पोर्टेंट और क्या होगा कि ये अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था, भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह। ये आपका सब इम्पोर्टेंट हो गया, 4-5 फैक्ट। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इसरो, इसरो से संबंधित कि इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी। तो ये मार्स ऑर्बिटर मंगलयान मिशन जो आपका, ये 2013 में शुरू हुआ था, 2014 में आके ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा यहाँ पर फैक्ट नहीं मिल पाएंगे इसके। 24 सितंबर 2014 को भारत ने पहले प्रयास में, ये आप समझना होगा, पहले प्रयास में भारत ने इसमें विजय प्राप्त की थी। और इसरो की स्थापना, आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं इसको, क्योंकि संस्थान ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी पूछी जाती है। 15 अगस्त 1969 में, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ पे। डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, तो कौन सा है, त्रिशूल, धनुष, पिनाका या पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पिनाका। पिनाका ये हो एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। उसके अलावा आपके जो बाकी बचे वो कौन कौन से हैं। और ये त्रिशूल है दोस्तों, त्रिशूल ही ज़मीन से हवा में मार करता है आपका, त्रिशूल ज़मीन से हवा में। और जो धनुष है ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करती है। और पृथ्वी भी आपकी ज़मीन से ज़मीन पर मार करती है। लेकिन पिनाका जो आपका एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, काफ़ी मतलब आधुनिक तरीके का, इसलिए इसको पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं आगे। ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि उबंटू क्या है। एक वेब ब्राउज़र है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, मालवेयर है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव दोस्तों उसको कहते हैं जो रोम वगैरह होती है ना, मेमोरी, वो होती है एक्सटर्नल। वेब ब्राउज़र अब जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो वेब ब्राउज़र होते हैं सारे। और जो उसके बाद आपका बचा मेलवेयर, मेलवेयर ये आपके जो वायरस वगैरह होते हैं ये मेलवेयर होते हैं। और इसमें आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। सबरीमाला मंदिर काफ़ी फेमस मंदिर है केरल का, और क्योंकि यहाँ पर काफ़ी विवाद चलते रहते हैं, इसकी वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है, इसलिए पूछा जाता है सबरीमाला मंदिर केरल। उड़ीसा में दोस्तों कौन कौन सी मंदिर है आपकी। उड़ीसा में आपका कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर जिसको कहते हैं, कोणार्क मंदिर है, ये इसको बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। और दूसरा जगन्नाथ मंदिर, इसको गंगदेव ने बनवाया था, गंगवंश के राजा ने। उसके बाद है महाराष्ट्र में आपका कौन सा मंदिर है, गेटवे ऑफ महाराष्ट्र में आपका मंदिर तो नहीं है, फेमस जगह है, गेटवे ऑफ इंडिया और बीबी का मकबरा, जबकि महाराष्ट्र में है। आंध्र प्रदेश में आपका तिरुपति बालाजी का मंदिर है फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस तिरुपति का बालाजी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपका कि कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। दिल्ली में स्थित नहीं है तो बुलंद दरवाज़ा आपका फतेहपुर सीकरी में है, और अलाई दरवाज़ा ये आपका दिल्ली में ही है, इंडिया गेट दिल्ली में है, और हुमायूं का मकबरा भी आपका दिल्ली में ही है। और आपका जो सिकंदरा में आपका अकबर के मकबरा है सिकंदरा में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये करंट अफेयर्स का है कि वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो ये थे आपके ए अच्युतम नंबूतरी, ये अच्युतम नंबूतरी, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसमें 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इसके बाद अभी तक मिला नहीं है किसी को। तो अब जो मिलेगा वो 56वां मिलेगा, वो अभी तक उसकी घोषणा नहीं हुई है। तो यहाँ पर ये आपको देख सकते हैं। और ये दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है आपको, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है ये क्षेत्र पूछा जाए तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना आपकी 1965 में हुई थी, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम मिला था आपका जी शंकर मलयालम को, ये भी एक मलयालम ही कवि है जिसको ये 2019 का मिला है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आपका 17वां कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में पड़ता है? तो दांडी जो है आपके गुजरात के नवसारी जिले में पड़ता है। ये दांडी नवसारी जिले में पड़ता है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना चाहिए, नवसारी जिले में पड़ता है। और ये आपकी साबरमती आश्रम में शुरू हुई थी। ये क्वेश्चन अभी कुछ ही समय पहले आपका ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ, उसमें पूछा गया था कि दांडी मार्च गांधी जी ने किस आश्रम से शुरू किया था, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा। तो ये आपकी जो लाइन है सी पर के क्वेश्चन बन जाएंगे कि दांडी किस आश्रम से शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था और किस जिले में पड़ता है और किस राज्य में, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपके। अगला क्वेश्चन है आपका 25वां, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? ये जो इम्पोर्टेंट वो फुल फॉर्म होती है, इनको जरूर याद रखना कंप्यूटर में। तो इसका यूआरएल का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये कई बार पूछा गया था आपके 125 शिफ्ट में, आपका कम से कम ये 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से और भी आपकी जो इम्पोर्टेंट जितनी भी होती हैं सारी फॉर्म वगैरह, वो सारी याद कर लेना है। उसके बाद है आपका क्वेश्चंस कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? ये आपका कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट नारा था ये। तो इसी प्रकार से और भी जो नारे हैं वो सारे याद रखने होंगे। तो ऑप्शन में आपका भगत सिंह नाम दिया, तो भगत सिंह ने का क्या नारा था वो आपको बता दे रहा हूँ, इनकलाब जिंदाबाद। काफ़ी पूछा जाता है, ये फेमस नारा था, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने बोला था। और सुभाष चंद्र बोस का जिस तरीके से है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा, और या फिर और गांधी जी का आपका करो या मरो, इस प्रकार से और भी बहुत सारे नेताओं के नारे हैं इंपॉर्टेंट, उनको आप जरूर एक बार एक तरीके से रिवाइज जरूर कर लेना एक बार। 29वां क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2019 को किन दो बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बैंकें स्टैटिक जीके के पार्ट होती हैं, और ये आपका विलय कर दिया गया तो ये मर्ज होकर एक बैंक बन गई है। तो ये विजया बैंक और देना बैंक का विलय कर दिया गया है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय कर दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? काई यूलेथ्रिक्स या जलतिपतिया या फिनेरिया? काई आपका दोस्तों काई या कवक बोलते हैं इसको, कवक या फिर काई कुछ भी कह सकते हैं आप। तथा बाह्यिक पादपों के जड़ों के बीच ही संबंध दर्शाता है, इसलिए इसे सहजीवी संबंध में बोला जाता है। सहजीवी संबंध में आपका जो कवक होता है वो पौधों की जड़ों पर आश्रित होते हैं सहजीवी संबंध में आपके। उसके बाद आपका जो फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया आपका ब्रायोफाइटा का भाग है। ब्रायोफाइटा जो होते हैं जो मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करती हैं, इस तरीके की आपके पौधे होते हैं फ्यूनेरिया। तो यहाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ पर स्थित है? तो ये संस्थान वगैरह काफ़ी पूछे गए हैं, तो इस प्रकार के जितने भी इंपॉर्टेंट संस्थान हैं उनको आप लूसेंट्स वगैरह से जरूर देख लें, लिस्ट बनाकर उनको अच्छे से याद कर लें। तो यहाँ पर आपका शिमला है, ये शिमला में आपका आलू अनुसंधान संस्थान। उसके बाद आपका दिल्ली में कौन सा है? दिल्ली में दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, और मौसम आपका मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। उसके बाद आपका जो गन्ना है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है आपका कोयम्बटूर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और उसके बाद आपका जो रांची में कौन सा है? रांची में आपका भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान है, भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ही आपको याद रखने पड़ेंगे। लखनऊ में आपका है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में आपका केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है। तो ये आपकी चावल वाला भी, जिस तरीके से चावल का ये सब चीज़ आपको देख कर एक जगह लिस्ट बनानी पड़ेगी जो स्ट्रेटेजी का पार्ट बन जाएगा। फिर आप इसको अच्छे से याद करेंगे तो आपको आगे क्वेश्चन आएगा, तो अब एक ही देखते ही आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। मात्र 10 से 15 सेकंड में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें जीएस का। उसके लिए आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिस तरीके से मैं आपको बताता रहा हूँ कि हर क्वेश्चन को आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये मालदीव होगा इसका आंसर। मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ये है क्या बिम्स्टेक? बिम्स्टेक आपका जो इसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म दोस्तों वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड
इकोनॉमिक, मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 6 जून को, 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी, 1997 को। और इसके सदस्य हैं दोस्तों आपके कौन कौन इसके सदस्य? बिम्स्टेक में आपके देखो 20 है, बांग्लादेश है इसका सदस्य है, उसके बाद भूटान है, उसके बाद आपका भारत है ये, नेपाल एक, उसके बाद है म्यांमार के बाद है आपका थाईलैंड और श्रीलंका। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है और आपका मालदीव भी इसका सदस्य नहीं है। ओके, यहाँ पर आपके मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दी इससे संबंधित। इसी प्रकार से और भी जितने संगठन और वगैरह उनको भी इसी प्रकार से आप याद करें, कौन सदस्य है कौन नहीं है वो तो अलग है, कौन कौन सदस्य है, स्थापना वगैरह, और उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बहुत पूछा गया था इससे, कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मानंद पांडुरंग, और अन्य भी सदस्य थे इसके जिन्होंने स्थापना करी थी। एम.जी. रानाडे का नाम आ सकता है, तो याद रखना, रानाडे और पांडुरंग। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद दोस्तों आपकी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। और दयानंद सरस्वती ने किसकी थी? आर्य समाज की, दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जब मैं आपको टॉपिक बता दिया हूँ कि किसने इसकी स्थापना की थी, सारे क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे आपके। उसके बाद आपका इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश हैं जो स्थल अवरुद्ध हैं, मतलब स्थल से वो समुद्र से नहीं जुड़ते हैं? वो आपके पैराग्वे और बोलिविया हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इन पर जरूर ध्यान देना, स्टडी जीके का पार्ट होता है, और ज्योग्राफी तो है ही है। तो आपके पैराग्वे और बोलिविया। उसके अलावा आपके एशिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध, एशिया में बहुत सारे देश हैं स्थलरुद्ध, लेकिन सबसे बड़ा पूछा जाता है तो आपका कजाकिस्तान है। काफ़ी पूछा गया है ये क्वेश्चन कजाकिस्तान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम पूछा था। ये क्वेश्चन आपके 2020 के पूछे हुए थे कि थीम वगैरह, तो आपको कुछ डेट वगैरह की या इम्पोर्टेंट को याद करना। तो विश्व पर्यावरण दिवस की आपकी 2020 की थी जैव विविधता, और जो 2021 की है वो आपकी है री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर, रिक्रिएट और रीस्टोर आपकी 2021 की है। तो हो सकता है ये आगे पॉसिबल है, पूछ सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। NTPC CBT 2 में नहीं पूछा गया तो ग्रुप डी में जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। और साइंस का क्वेश्चन आया है, काफ़ी पूछे जाते हैं कि डिजीज से संबंधित, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस, वायरस से कौन सा डिजीज फैलता है? तो वायरस से आपका चिकन पॉक्स फैलता है, वायरस से। उसके बाद जो बचे हुए टाइफाइड, ये आपका टाइफाइड हाथ जार को कहते हैं इसको, ये आपका बैक्टीरिया से फैलता है। ट्यूबरक्लोसिस, ये भी आपका बैक्टीरिया से बोलते हैं इसको, एचमा या काकरो बोलते हैं। ये आपका माइको बैक्टीरियम नामक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया, उसके द्वारा फैलता है। उसके बाद कॉलरा, जिसको हिंदी में बोलते हैं हैजा, हैजा बोलते हैं इसको, ये विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु होता है, बाहर इसका होता है मक्खियाँ, जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं डोमेस्टिक, वो इसकी वायरस बैक्टीरिया की वाहक होती हैं। तो डिजीज से संबंधित क्वेश्चन आया तो डिजीज आपको टॉपिक देख लेना अच्छे से। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन, मतलब समुद्री सीमा किस राज्य की सबसे ज़्यादा है? तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया इसके, इतनी बार आया कि कोई संख्या नहीं है इसकी। गुजरात, भारत का सब गुजरात ऐसे इसकी सबसे लंबी समुद्री सीमा है। उसके बाद आपका भारत में गुजरात हो गया। विश्व में कौन सा है? विश्व में है आपका कनाडा, विश्व में कनाडा, ये भी काफ़ी पूछा गया है। यहाँ पर NTPC CBT बनी हुई है, आगे जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपको मैं दिखा दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा गया भी है, और इसका आंसर होगा आपका 1986 में इसको पारित किया गया। इसी प्रकार से कुछ अधिनियम वगैरह इंपॉर्टेंट हैं, उनको जरूर देख लेना। और मैं अगले जब वीडियो वाला मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं ज़रूर लिस्ट आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चंस हैं जो अधिनियम वगैरह में पूछे हुए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपका किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती, मतलब किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती? तो माध्यम पूछा है। निर्वात में आपकी ध्वनि गति नहीं करती है, तो निर्वात में आपकी ध्वनि नहीं चलती है। आपकी सबसे तेज किस में चलती है? इस्पात में, लोहे में, लोहा या फिर कोई भी ठोस चीज़ हो उसमें सबसे तेज आपकी ध्वनि चलती है। उसके बाद आपकी दूध और वायु में नहीं। इस प्रकार से
तो यहाँ पर आपके चीज़ें बता दी मैंने आपके। सबसे तेज़ आपकी ठोस में चलती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी फिर से आया कि कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर सही है आपका जोजिला। जोजिला आपका श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। उसके बाद आपका जो बचा है बड़ा लाचला, ये कहाँ पर आपका, ये है हिमाचल प्रदेश में आपका। तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और उसके बाद है आपका नाथुला। नाथुला आपका सिक्किम में है, ऊंचा दर्रा है काफ़ी नाथुला। और जलेबला भी आपका सिक्किम में ही है। तो दो दर्रा आपके नाथुला और जलेबला आपका सिक्किम में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता कि ये दर्रा कहाँ पर है आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका काफ़ी पूछे जाते हैं कि सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर में आपकी रेशम की खेती संबंधित है, जिसमें रेशम की खेती के संबंधित नॉलेज दी जाती है। उसके बाद आपका ये ऑप्शन है कि मछली पालन में किससे होगा। फिर मछली पालन दोस्तों आपका पीसी कल्चर होता है, पीसी कल्चर होता है मछली पालन, पीसी कल्चर मछली पालन। और पक्षी पालन में कौन सा होता है, पक्षी पालन में होता है आपका एवी कल्चर। एवी कल्चर आपका पक्षी पालन में होता है। उसके बाद बचा मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन में आपका कौन सा होता है, एपी कल्चर। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन होता है। तो ये आपके हुए सारे क्वेश्चंस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका स्पोर्ट्स यानी करंट अफेयर्स का ये कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके 2020 के किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो आपका राइट आंसर है गुवाहाटी। गुवाहाटी में आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, जो कि तीसरे थे। और इसके बाद आपके जो चौथे होंगे वो कहाँ पे होंगे, वो आपके हरियाणा में होंगे 2022 के। 2022 में होने वाले हैं आपके हरियाणा में होंगे चौथे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज वैल्यू इन मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब कि आपकी जो सांख्यिकी केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है, उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू कौन सी है। तो वो आपकी मीन है। मीन सबसे ज़्यादा, वैसे आपकी चारों ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब सबसे ज़्यादा जो मापी जाती है वो मीन होती है। मीन इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। ये आपका वहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा इकोनॉमिक्स में आपका, या फिर स्ट्रेटेजिक में, वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन भी कई बार मिलेगा। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन की महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है। महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में आपकी कोल इंडिया लिमिटेड है। आपकी महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में है ये आपकी कोल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका भारत किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस नाम आती है, आपको सबसे पहले याद रखना है कि नई दिल्ली और वाराणसी। पहली वंदे भारत नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चली थी। काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है ये, कई शिफ्ट में पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरी पूछी गई थी, दूसरी किसके कहाँ से कहाँ चली है, नई दिल्ली से आपकी कटरा, न्यू दिल्ली टू कटरा चली है दूसरी आपकी। तो ये क्वेश्चन भी आपको जरूर बहुत पूछा गया है, दूसरी वाली। उसके बाद कई भी चलें उससे मतलब नहीं है आपको, लेकिन पहली दूसरी आपको जरूर याद रखनी है, जबकि CBD 2 में जरूर पूछ सकता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन की चित्रकला की पट्ट चित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय कला है। पट्ट चित्र शैली आपकी उड़ीसा की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टडी जीके का बहुत बार पूछा गया है। और बाकी जो और भी शैलियाँ हैं, जैसे राजस्थान में आपकी है मेवाड़ मारवाड़। उसके बाद बिहार में आपकी सबसे फेमस है मधुबनी कला, ये काफ़ी पूछा गया है इसमें CBT 1 में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में आपकी कलमकारी चित्रकला, कलमकारी काफ़ी पूछा जाता है। और ये आपकी पूछी जाती है चिकनकारी। चिकनकारी दोस्तों आपकी लखनऊ की है, लखनऊ की, क्योंकि भी काफ़ी कई क्वेश्चंस आएंगे आगे शिफ्ट में, जब मैं अगला क्वेश्चन शिफ्ट कराऊंगा तब देखना आप लोग काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे इन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी समय बाद पूछा गया है। तो ये थे आपके श्री नीलम संजीव रेड्डी। और यहाँ पर आपके सबसे मतलब युवा राष्ट्रपति थे, सबसे युवा। उसके बाद आपको राष्ट्रपति में सबसे याद रखना है यहाँ पर इस टॉपिक पर कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो वो आपके राजेंद्र प्रसाद थे, आपको पता होगी। राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, जो सबसे लंबे समय तक भी रहे हैं आपके। उसके बाद आपकी राधा कृष्णन जो हुए थे वो दूसरे राष्ट्रपति थे, राधा कृष्णन। और प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे ये इससे पूर्व। उसके बाद ये राष्ट्रपति बने थे, मतलब जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद, तभी उपराष्ट्रपति बने थे। उसके बाद आपका पूछा जा सकता कि वो राष्ट्रपति कौन था भारत का जो राष्ट्रपति बनने से पहले
सोवियत संघ में राजदूत था? ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया CBT 1 में। वो राधा कृष्णन ही थे। ये उपराष्ट्रपति बन इससे पूर्व सोवियत संघ में राजदूत थे, मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ये सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पे आप। और एक और चीज़ यहाँ पर आप ध्यान से रख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति की नियुक्ति है वो आपकी अनुच्छेद 52 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत एग्जाम में, रेलवे की कई एग्जाम में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 61 होता है वो, जिसमें आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पूछ रहा है तो द हेग में। द हेग में आपका इसका इंटरनेशनल हाई कोर्ट का हेडक्वार्टर है। उसके बाद आपका इसमें न्यायालय की सरकारी भाषाएं आपको पता होनी चाहिए, फ्रेंच है तथा अंग्रेजी है। इस न्यायालय की जो सरकारी भाषा है वो फ्रेंच तथा इंग्लिश है, अंग्रेजी। और द हैग कहाँ पर आपको नीदरलैंड में है दोस्तों। क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ सकते हैं तो उसको मैं डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। द हैग आपका नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना आपकी 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, ये कब पूछ सकता है। और भारत के पहले कौन थे आपके जो इसमें कोर्ट में बैठे थे जस्टिस? वो थे आपके बेनेगल रामाराव। वर्तमान में आपके दलवीर भंडारी हैं, उनका एक कार्यकाल चल रहा है अभी तक। और सबसे पहले आपके बेनेगल रामाराव थे। तो पूछ सकता है ये क्वेश्चंस, अभी तक इसमें नहीं पूछा लेकिन अब वर्तमान पूछा है दलवीर भंडारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी का मरुस्थल और काफ़ी कई मरुस्थल हैं वो आपके पूछे जाते हैं। तो जो गोबी मरुस्थल है वो आपका एशिया में ही है। गोबी मरुस्थल ये आपके मंगोलिया में जो पड़ता है हिस्सा, वहीं पर है गोबी मरुस्थल। उसके बाद आपका फेमस है टाकला माकन। टाकला माकन आपका चीन में है। टाकला माकन आपका चीन में है। और सबसे बड़ा आपका मरुस्थल कौन सा है? अफ्रीका का है सहारा मरुस्थल, सबसे बड़ा है जो कई लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है कि राज तरंगिणी जो आपकी पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? पुरानी पुस्तक है, प्राचीन। इसके लेखक थे आपके कल्लड़। कल्लड़ थे, इन्होंने राज तरंगिणी पुस्तक लिखी थी। जयदेव ने कौन सी लिखी थी? जयदेव की थी गीत गोविंद। गीत गोविंद ये की भी आगे पूछी गई है। गीत गोविंद आपकी जयदेव की थी। कालिदास ने कौन सी लिखी थी? कालिदास की आपकी कई है, इसमें रघुवंशम भी है, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ये काफ़ी फेमस पुस्तक है इनकी। और चंद्रवरदाई की तो सभी जानते होंगे, पृथ्वीराज रासो, जिसमें आपका चंद्रवरदाई ने उनका पृथ्वीराज चौहान का वर्णन किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखनी होगी। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? दूसरा युद्ध आपका 1556 में हुआ था। दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच। पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? पहला युद्ध हुआ था बाबर और सिकंदर लोदी के बीच, सॉरी इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ था। तो प्रथम युद्ध आपको और द्वितीय युद्ध आपको जरूर याद रखना है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइंस का क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है आपका। यदि किसी व्यक्ति का जो द्रव्यमान है पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? इस क्वेश्चन पे आपको ट्रिक लगानी है, क्योंकि ट्रिक की क्वेश्चन है एक तरीके से। ये द्रव्यमान पूछा है दोस्तों यहाँ पर कि द्रव्यमान चंद्रमा पर सॉरी पृथ्वी पर अगर 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो द्रव्यमान तो आपका सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पर कह देता कि आपका जो मास है, भार, अगर पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर उसका होगा 1/6, मतलब कि 6 किलो, सॉरी 10 किलो हो जाएगा आपका 1/6 इसका, 60 का 1/6 जब भार पूछे तो। लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान पूछा है तो द्रव्यमान आपका 60 किलोग्राम होगा। लेकिन वहाँ पर ये आपको दोनों ऑप्शन दे दिया इसने, 60 भी दिया है और 10 भी दिया है। तो जिसका मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ उसने आपका चौथे लगाया है जल्दी जल्दी। लेकिन आपको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है तो आपको ध्यान से देखना है, तब उसके बाद ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसका स्थायी सदस्य नहीं है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन बने थे यूएन वगैरह पे। तो ये आपका जापान है। जापान इसका स्थायी सदस्य नहीं है। इसके स्थायी सदस्य मात्र 5 ही देश हैं। टोटल 5 देश हैं इसके स्थायी सदस्य। आपका चीन है, यूनाइटेड किंगडम है यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस भी है आपका, उसके बाद है अमेरिका और रूस। ये आपके 5 स्थायी सदस्य हैं। बाकी ये आपकी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो हर 2 साल पर
बदलते रहते हैं। तो 10 आपके अस्थायी सदस्य हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित कई काफ़ी पूछे गए थे क्वेश्चन घुमा फिरा के कैपी शिफ्ट में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका पॉलिटी का कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की अधिकतम जो संख्या है जो आपकी वो 552 है अधिकतम। लेकिन आपका जो चुनाव होता है वो कितने पर होता है, आपका चुनाव होता है दोस्तों 543 पर। जिसके बाद आपकी जो बैठते कितने लोकसभा में 545, टोटल आपकी 545 वर्तमान में निर्वाचित होते हैं, जिसमें 2 सीटें आपकी वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है एंग्लो इंडियन को। 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए निर्वाचित हैं लोकसभा में। राज्यसभा में कितनी है आपकी 12 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए राज्यसभा में आपकी। उसके बाद राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या वो पूछ सकता है, तो वो कितनी होगी 250 अधिकतम संख्या है। चुनाव कितने पे होता है आपका 233 पर, 233 पर आपका चुनाव होता है। जिसके बाद आपकी प्लस 12 जो सीटें वो आपकी राष्ट्रपति नियुक्त करता है एंग्लो इंडियन को। एंग्लो इंडियन एवर किसी को भी नियुक्त कर सकता है, जैसे खेल के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से और आपकी कला के क्षेत्र से। इस प्रकार से टोटल आपकी 12 जो सदस्य होते हैं उनको निर्वाचित कर सकता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना का श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, और ये अपने आप को सच्चे पातशाह मतलब कहते थे, सच्चा पातशाह में। उसके बाद इन्होंने ही 5 जो ककार अनिवार्य किए थे, आपके जो 5 चीज़ें होती इनके पास वो इन्होंने ही अनिवार्य करी थी। चाकू, कंघा, कच्छा, और ये आपका हाथ में जो पहनते हैं ये जूड़ा वगैरह, ये सब चीज़ें इन्होंने लागू करी थी। देखिए प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक थे, जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी थी। एक ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सुकन्या जो समृद्धि योजना है ये आपकी क्या है, बालिकाओं के लिए लघु जमा योजना है दोस्तों ये। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको सीधी उद्देश्य से पूछा कि किस पर्पज से चलाई जा रही है। तो ये बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है, जिसमें आपके जब वो 18 वर्ष की हो जाती हैं तो उसके बाद उनके जो जमा होता है उनके नाम पर पैसा, वो आपको ब्याज सहित मिल जाता है। मतलब गवर्नमेंट भी इसमें ब्याज देती है, और जितना आप पैसा जमा करते हो उस पर करीब 8 से 9% लगभग ब्याज मिलता है। तो ये ब्याज सहित पैसा पूरा मिल जाता है 18 के बाद, जो आपकी लड़की की परीक्षा, कोई एग्ज़ाम वगैरह या फिर पढ़ाई या फिर आपका शादी वगैरह में खर्च कर सकती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है सेट का, ये कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। तो कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहते हैं, ये वैसे काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे कि मैं बता दे रहा हूँ, आपका सीपीयू होता है। सीपीयू उसका मस्तिष्क होता है। और दोस्तों ये आपकी जैसे रोम आ गई, रोम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, रीड ओनली मेमोरी आपकी इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद है हार्ड डिस्क भी आपकी एक्सटर्नल डिवाइस होती है, जो मैंने पहले बताया था, आपको क्वेश्चन आया था। उसके बाद है मॉनिटर, मॉनिटर के काम क्या काम करता है, आपका आउटपुट देता है मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो इस प्रकार से आपको हर क्वेश्चंस के जितने भी ऑप्शन होते हैं वो उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप दोस्तों अपनी जीके जीएस को बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे, और वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी आपकी काफ़ी। तो एक एक्सपीरियंस के तौर पर मैं आपको चीज़ें बताता जाऊँगा हर नए नए शिफ्ट में नए नए तरीके से। तो ये आपके तो मैंने दोस्तों आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए। इसी प्रकार से मैं सारे आपको जीएस के क्वेश्चन हर शिफ्ट के कराऊंगा, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आने वाले हर एग्ज़ाम्स के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रकार का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। उसके बाद आपको अगर कुछ क्वेरी वगैरह हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे मैं आपको हर अगली वीडियो में अपडेट कर दूँगा वो चीज़ें, आपके और भी स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छे से काम आ जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।